हेलो गाइस। आज का जो ये वीडियो है मेरा, वो जो प्रीवियस वीडियो था उसका एक कनेक्टेड पार्ट है। अगर कंबाइन होता तो बहुत मतलब उसकी मिनट जो थी वो ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो अभी जो वीडियो नए व्यूअर देख रहे हैं, उनको मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जो ऊपर आई सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाला था कि व्हाट इज़ IELTS बेसिक इन्फो, पहले आप वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। तो जिन्होंने ये वीडियो वो देखा है उसके लिए तो ये सही रहेगा। इस वीडियो में बेसिकली मैंने दो चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हिस्ट्री, IELTS की खोज कैसे की गई थी, कैसे उसको नेम दिया गया था और उसका सब है। और दूसरा जो पार्ट है वो मिथ है कि आजकल के मार्केट में कैसी रूमर्स या जो हम कहते हैं अफवाहें हैं, तो वो कैसे स्प्रेड हो रही है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और जो नए व्यूअर है वो आई सेक्शन में मैंने वीडियो डाल दी है, पहले वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो पे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एक हिस्ट्री है आइल्स की। शायद ही किसी ने इस पे गौर किया है, लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग बातें जो आइल्स के रिलेटेड है वो शेयर करना चाहता हूँ। अगर बात करें आइल्स की, तो उसका नाम पहले आइल्स नहीं था, उसका नाम सिर्फ ELTS था। उसमें जो आई लगता है वो पहले नहीं था। और बात करें कि ये नाम कब था, तो 1977 में ये नाम रखा गया था, जिसका फुल फॉर्म था इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज, नॉट सिस्टम बट सर्विसेज, जो कि पॉपुलर था यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ज़्यादातर वो इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में था लेकिन कम था। और उसमें भी रूल्स ऐसा था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वही सिर्फ ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज तो मतलब अभी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी एज 16 ईयर्स है तो कोई भी 16 ईयर से अबोव कोई भी एज हो आप आइल्स दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते थे वही एग्ज़ाम दे सकते थे, और पर्पज़ कोई बाहर जाने का ऐसा नहीं था, सिर्फ आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, वो चेक करने के लिए होता था। लेकिन इसके बाद एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने उस पर अपोज किया कि क्यों सिर्फ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट ही इसको दे। अगर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम का मतलब देने के लिए एबल हो, तो उनका भी इंग्लिश पहले से ही चेक हो सके, और मतलब उनको कोई अपग्रेडमेंट चाहिए तो वो भी कर सकते। और ये बात रखी उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को लगा कि जो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ जो बात लेके आया है वो गलत नहीं है, वो एज अ पर्पज़ उनका सही है। और तब से मतलब कि 1987 में एक नया बोर्ड रचा गया जिसका नाम था आइल्स। अब ये पक्का था कि ये जो इनिशिएटिव लिया है वो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, तो एक बोर्ड होगा ऑस्ट्रेलिया का। तो वहाँ से जन्म होता है IDP का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। और उसका दूसरी ब्रांच जो कि प्रॉपर UK की थी, जो ब्रिटिश काउंसिल। तो इस तरह से ब्रिटिश काउंसिल और IDP दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का पेपर जो बनता है, जो पेपर उसका जो पब्लिश होता है, वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस में से ही होता है। और वेरी मतलब हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होती है वो पेपर पहले से लीक हो जाता है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया जहाँ से पेपर लीक हो सके। मतलब उसकी जो लेगेसी है इस एग्ज़ाम की वो बहुत ही यूनिक है, और दिन ब दिन उसके सेंटर और एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, सो चलो मैं वापस हिस्ट्री पे आता हूँ। 1988 में एग्ज़ाम IELTS एग्ज़ाम की खोज की गई थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। उस टाइम पे 3 ही सेक्शन आते थे, रीडिंग में भी 3 सेक्शन, लिसनिंग में भी 3 सेक्शन, जो कि आज लिसनिंग में 4 हो गए और रीडिंग में 3 है। दूसरी चीज़, उस टाइम पे जनरल और एकेडमिक दोनों सेम ही होते थे, कुछ उसमें फ़र्क नहीं था, कुछ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज दोनों अलग है, एकेडमिक पर्पज़ के लिए एकेडमिक एग्ज़ाम है, जनरल के लिए जनरल एग्ज़ाम है। तो वो उस टाइम पर फ़र्क नहीं था। और तीसरी मेन चीज़, उस टाइम के एग्ज़ाम में 3 ही मेन चीज़ वो कवर करते थे एज अ रीडिंग और लिसनिंग में। एक थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी जो चीज़ थी वो थी सोशल साइंस, और तीसरी जो चीज़ थी वो थी लाइफ साइंस। इन तीन ही टॉपिक पे जनरली पेपर बेस्ड होते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज किसी भी एरिया के किसी भी डोमेन से आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो निकल सकता है, वो चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, डिस्कवरी हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, मेडिकल साइंस हो, कुछ भी मतलब आपने कभी बिलीव नहीं किया होगा ऐसा भी टॉपिक आ सकता है। तो ये एग्ज़ाम अभी मतलब पूरी एक्सपांड हो चुकी है। चेंज आता है 1995 में, जब फिर से एक इनिशिएटिव आया कि क्यों दोनों की एग्ज़ाम सेम हो रही है, जो कि पर्पज़ सही नहीं है इसका। अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो उसके रिलेटेड एग्ज़ाम होनी चाहिए, और जो जनरल है जहाँ जिसका पर्पज़ इमिग्रेशन का है, उससे ये पढ़ाई वढ़ाई का और उसके साथ क्या रिलेशन है।
तो तभी ब्रिटिश काउंसिल ने ये डिवाइड कर दिया कि जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए रीडिंग अलग होगा, जो कि क्वाइट टफ होता है, और जो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं जिसका पर्पज़ कोई पढ़ाई का नहीं होता है, तो वहाँ उनको कैसा एप्लीकेशन में आता है उसके हिसाब से जनरल का रीडिंग डिवाइड हुआ। सेम एज राइटिंग भी डिवाइड हुआ। जो उनको लेटर एप्लीकेशन में आते हैं तो उनको राइटिंग में लेटर आने लगे, और जो पढ़ाई वाले बच्चे जिनको ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स या वो जो पिक्चर्स एक्सप्लेन करने होते तो उनको इस हिसाब से पेपर निकलने लगा। और तब से मतलब कि 1995 से अब तक ये मान लो कि पूरा सेमी सिस्टम रहा है, लेकिन सेंटर्स और उसका जो रेट है वो बहुत बढ़ चुका है। अब बात आती है कि मिथ रिलेटेड टू आइल्स, पंजाबी में बोले तो आइलेट्स। अब कुछ ऐसी र्यूमर्स है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मिथ है जो अगर मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूं तो वो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा और सबसे वायरल मिथ, आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल से अच्छा है, और सामने वाली पार्टी कहती है कि ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी से अच्छा है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि पेपर दोनों में सेम आता है। हाँ, डिससेटिस्फैक्शन ऑब्वियस है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, किसी और के साथ भी हुआ होगा कि मैंने ये बैंड एक्सपेक्ट किए थे, उतने नहीं आए। तो उसमें उन बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ पॉइंट ये आता है कि उसमें ह्यूमन फैक्टर ऐड होता है। मैं क्या लिख रहा हूँ, वो सामने वाला जो चेक करने वाला है उसके दिमाग में कैसे आइडिया है उसके हिसाब से लिंक होता है। मेरे आइडिया उसके आइडिया से मैच हो गए तो मेरे बैंड सही आएंगे जो मैंने मतलब एक्सपेक्ट किए थे। लेकिन अगर वो काफ़ी हाई आईक्यू वाला हुआ, उसके आइडिया काफ़ी इनोवेटिव हुए और मेरे आइडिया काफ़ी नॉर्मल थे, तो मेरे उसके हिसाब से मैं डल स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसे बैंड आएंगे। तो उसमें आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने 3 बार एग्ज़ाम दी हुई है, एक आईडीपी में, एक ब्रिटिश काउंसिल में, फिर से आईडीपी में, ऐसे 3 बार। लास्ट टाइम में मेरे 7 बैंड आए। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि ड्रास्टिक चेंज कि जिसके हिसाब से आप ये पक्का मान लो कि नहीं भाई अब तो मैं आईडीपी में ही जाऊँगा, नहीं भाई अब तो मैं ब्रिटिश में ही जाऊँगा। ये सबसे पहला बड़ा मिथ है, इसे आप दूर कर दीजिए। अब बात आती है कि कौन सा पिक करें, आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल। आपको डिज़ायर डेट पे जो मिल रहा है वो ले लीजिए। 20 तारीख को मुझे एग्ज़ाम देनी है, आईडीपी मिल रहा है, ब्रिटिश काउंसिल क्लोज है, आईडीपी ले लीजिए। सेंटर किसका सबसे नज़दीक है, ब्रिटिश काउंसिल का है, उस पर डेट भी अवेलेबल है तो वो ले लीजिए। आप डेट मत मिस कीजिए, वो सबसे बहुत बड़ी बात है। आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल से उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। दूसरा बड़ा मिथ, जब हम दूर का सेंटर सिलेक्ट करते हैं तो बैंड अच्छे आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो महसाना, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, शायद और भी हो गए लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो अब महसाना वाले स्टूडेंट पता नहीं राजकोट क्यों जा रहे हैं, जो कि 200-250 किलोमीटर दूर है। क्या आप एक बैंड ज़्यादा ले लोगे वहाँ जाकर, ऐसा मतलब पता नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे है कि अगर मान लो कि गुजरात के है तो महाराष्ट्र में जाके एग्ज़ाम देंगे ना तो एक बैंड ज़्यादा आ जाएगा। मैं ऐसे भी स्टूडेंट के साथ आपका इंटरव्यू करवाऊँगा कि जो कि राजकोट एग्ज़ाम देने गए थे और कैसे बीमार हुए थे, होटल का अब उन्होंने पे भी किया था और बिना एग्ज़ाम दिए वापस आ गए थे। तो मतलब आपको इतना हेल्थ इश्यू होगा, आपको पता है। मतलब आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो उसकी पहले की रात की जो नींद होती है वो अच्छी होनी चाहिए। 1-2 दिन आपको फ्रेश होने में लगते हैं। अब आप 1-2 दिन जर्नी में निकालोगे तो एग्ज़ाम क्या दोगे। और सभी टीचर्स कॉमन होते हैं, एग्ज़ाम कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो कॉपी करवाएंगे राजकोट वाले या गुजरात से महाराष्ट्र गए तो वो आपको कॉपी करने के लिए देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे नज़दीक वाला सेंटर लो, तुरंत जाओ, एग्ज़ाम दे के तुरंत रिटर्न आओ, ये सबसे बढ़िया। तीसरा मिथ, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसा पिक करते हैं कि जो मंथ की लास्ट डेट होती है उसका पेपर इजी निकलता है। कोई किसी के हाथ में नहीं होता है कौन सा पेपर इजी आएगा कौन सा हार्ड आएगा। आपको ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी प्रिडिक्शन वाली। तो अगर भाई ऐसा ही हमको पता लगता कि पेपर ये आने वाला है तो प्रिडिक्शन वाले तो मतलब अपना कैसा क्लासेस शुरू कर देते। तो उसके पीछे टाइम मत वेस्ट करो कि ये आएगा वो आएगा। अपने आप पे बिलीव करो, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करो, सभी पेपर सेम आएंगे। अब अगर आपकी मेहनत अच्छी हुई, कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और मगर अगर आप ऐसी प्रिडिक्शन के वीडियो के पीछे भागते रहे तो कोई कैसा भी पेपर आ ले, कोई भी सेंटर ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चौथा मिथ, वेल प्रिपेयर स्ट्रक्चर जो राइटिंग होता है वो जाके लिख देंगे तो बैंड आ जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ऐसे बैंड नहीं देते। वो पूरा ओवरऑल आपका राइटिंग चेक करेंगे उसके बाद बैंड देंगे। अब राइटिंग की ये चीज़ अलग है, वो आप बाद में समझाऊंगे कि राइटिंग कैसा होता है और कैसे लिखने का। लेकिन ये आप दिमाग से हटा दें
कि अगर जो कहते हैं ना डाउनलोडेड स्ट्रक्चर आप लिखते हो और बैंड आ जाते, तो ऐसा नहीं है। उनको पता चल जाता है कि ये गाड़ी कौन सी है, उसका इंजन कौन सा है। अगर आप मतलब मारुति 800 में फरारी का इंजन डाल रहे हो तो मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। तो और वो तो मतलब 8 बैंड 8.5 बैंड वाले हैं, तो उनको यूँ पता चल जाएगा कि इसने पक्का कॉपी किया है। और फिर आपके जो बैंड आएंगे ना, वो आप कैपेबल थे उतने भी बैंड नहीं आएंगे आपके। तो बेटर है कि अपना जो नेचुरल राइटिंग है, आपका जो इंटरनल जो लैंग्वेज है, उसको आप मतलब शो कीजिए, कि ना कि ऐसे मतलब जो होते हैं ना वेल प्रिपेयर्ड, उसके चक्कर में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा मिथ, फर्स्ट ट्राई में कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकता, जो कि सबसे गलत है। रेशियो बहुत कम है, आई नो, जिसने एग्ज़ाम दी है उनको पता है कि रेशियो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में कोई क्लियर ही नहीं कर सकता। जब मतलब मैं 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचूंगा, तब आपके साथ ऐसे लोगों की मीटिंग करवाऊंगा जिनके 8 और 8.5 बैंड आए हैं इंडिविजुअली, मतलब स्पीकिंग में 8, राइटिंग में 8 और ओवरऑल 7.5, जिन्होंने पहले ही ट्राई में एग्ज़ाम क्लियर कर दी थी, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ कि इतने आएंगे ही आएंगे। तो उनका कोई उनके साथ कनेक्शन नहीं होता कि मैंने एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मेरा ये कोड है, आप 8 बैंड डाल देना। ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले ट्राई में भी बहुत अच्छे बैंड आते हैं। तो ये आपके दिमाग से हटा दीजिए। सो गाइज़, आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप अब आपने ऐसा डिसीजन ले लिया होगा कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। जो मैंने वो हिस्ट्री फाइंड की है, मतलब बहुत मेहनत के बाद वो हिस्ट्री मुझे मिली थी, तो लाइक तो बनता है यार।